गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। वेलकम इन टारगेट नर्सिंग एकेडमी जयपुर। आज हम नर्वस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो हमारा है सीवीए, सेरिब्रोवास्कुलर अटैक। सीवीए जो होता है, हम इसको दो अदर नामों से प्रोनाउंसिएट करते हैं। एक होता है स्ट्रोक और एक होता है ब्रेन अटैक। यानी कि स्ट्रोक और ब्रेन अटैक ये उसी तरीके से होता है जिस तरीके से हमारा हार्ट अटैक होता है, सेम वैसा ही क्या होता है, ब्रेन अटैक या स्ट्रोक। उसमें क्या होता है कि हमारी मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है, इसमें ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलती है। उसमें क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होता है, इसके अंदर किसमें होगा, कैरोटिड आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होगा। तो स्ट्रोक होता क्या है कि फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ सीएनएस, यानी कि हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के जो सीएनएस पार्ट है उसके क्या होंगी, फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज, यानी उसके फंक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगी या वो अच्छे प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? वहन ब्रेन ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड, यानी कि जब ब्रेन की ब्लड सप्लाई जो होती है इंटरप्ट हो जाती है, क्यों, ब्लॉकेज हो या एम्बुलेंस की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक का मतलब क्या हुआ कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई में इंटरप्शन की वजह से अगर फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज आती हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक। स्ट्रोक जो होता है वो दो टाइप का होता है। इसके मेन दो टाइप हैं, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में तो क्या होता है कि हमारे इस्चीमिया हो जाए, यानी कि ब्लॉकेज की वजह से अगर आगे ब्लड सप्लाई नहीं जा पाए, ब्लॉकेज की वजह से आगे की ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो, उसको हम बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। और जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई में रुकावट कोई नहीं है, लेकिन वो ब्लड सप्लाई है फट गई है, मतलब टीयरिंग की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है और वो ब्लड लॉस की वजह से आगे सप्लाई नहीं जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्चेमिक स्ट्रोक में ब्लॉकेज की वजह से सप्लाई नहीं जा रही, जबकि हेमरेजिक स्ट्रोक में क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो फट जाती है, उस वजह से उसमें आगे सप्लाई नहीं जा पाती है। तो ये हमारा इस्चेमिक स्ट्रोक और ये हेमरेजिक स्ट्रोक। अब उसके बाद में बात करते हैं कि इस्चेमिक स्ट्रोक, इस्चेमिक अटैक की या इस्चेमिक स्ट्रोक की। तो इस्चेमिक अटैक क्या होता है कि जब, एक तो ये मोस्ट कॉमन टाइप का स्ट्रोक होता है कि जो इस्चेमिक अटैक है या इस्चेमिक स्ट्रोक है वो मोस्ट कॉमन टाइप का है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि पेशेंट को वो या तो थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो जाता है या एम्बुलस का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हाइपरलिपिडीमिया होती है, ओबेज पर्सन होते हैं, उनके अंदर क्या होता है कि फैट डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये मोस्ट कॉमन होता है। तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्ट्रोक इट हैपन्स व्हेन ब्रेन की, मतलब ब्रेन्स ब्लड वेसल्स बिकम नैरोड और ब्लॉक। अभी हमने बात की कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स जो होंगे उनके अंदर नैरो हो जाए या ब्लॉक हो जाए। क्यों कि नैरो हो जाए कि उसके अंदर डिपोजिशन हो जाए, या फिर ये थ्रोम्बस की वजह से या एम्बुलस की वजह से ब्लॉक हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाएगी और कोजिंग सीवियरली रिड्यूस ब्लड फ्लो, जिसकी वजह से क्या होगा कि ब्लड फ्लो वहाँ का कम हो जाएगा, और कब ब्लड कम होगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगी, तो उसके बाद क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। पहले हाइपोक्सीमिया होगा, फिर हाइपोक्सिया होगा, फिर धीरे धीरे नेक्रोसिस हो जाएगा, और उसी को हम बोलते हैं इस्चेमिक अटैक। तो इसमें है कि ब्लॉक नैरो ब्लड वेसल्स आर कोज्ड बाय फैटी डिपॉजिट। अभी हम बात कर चुके हैं कि ये जो वेसल्स है ब्लॉक क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर फैट है उसका डिपोजिशन हो जाता है। हमारा कोलेस्ट्रॉल जो, अगर ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है तो वो क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा ब्लड वेसल्स के अंदर, जिसकी वजह से हमारी क्या है, जो ब्लड वेसल्स है वो ब्लॉक हो जाएंगी और नैरो हो जाएंगी। तो इसमें था फैटी डिपॉजिट दैट बिल्ड अप इन ब्लड वेसल्स और ब्लड क्लॉट other debris that travel through the blood stream most often from the heart and lows in the blood vessels in the brain। ऐसे इसमें यही है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स है, जो हमारे ब्रेन को ब्लड वेसल्स सप्लाई करती हैं, उनके अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाए, तो जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाएंगी, और वो क्या करेंगे, हमारा ब्रेन अटैक या इस्चेमिक अटैक को लीड करती है। उसके बाद में आता है इस्चेमिक अटैक जो होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन टाइप का होता है। 85% ऑफ टोटल स्ट्रोक, यानी कि ये क्या होगा कि हमारे जितने स्ट्रोक होते हैं उनमें से 85% स्ट्रोक इस्चेमिक स्ट्रोक होता है। इसलिए मोस्ट लीडिंग और मोस्ट लीडिंग स्ट्रोक जो होता है वो हमारा होता है इस्चेमिक अटैक। सडन ऑक्लूजन लीड हाइपोपरफ्यूजन, ये क्या होता है कि सडन ऑक्लूजन की वजह से, यानी कि कोई थ्रोम्बस है, वो पहले एक पेशेंट का एग्जांपल लेते हैं कि एक डीवीटी का पेशेंट है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस का। उसके क्या है कि काफ मसल्स के अंदर उसके थ्रोम्बस है। अब उसने लेग मूवमेंट किया, वो थ्रोम्बस निकल के और हमारे ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी में पहुंच गया और वो जाके फंस गया। तो वो जैसे ही वहां पे जाके फंसेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, सडन ऑक्लूजन लीड हाइपोपरफ्यूजन, कि वो जैसे ही फंसा तो तुरंत क्या होगा, आगे के पार्ट में ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और जैसे आगे के भाग में ब्लड सप्लाई रुकेगी तो धीरे धीरे वो क्या करेगी, हाइपोक्सिया और नेक्रोसिस को लीड करेगी और सेल डेथ हो जाएगी। यानी कि जब ब्रेन की सेल डेथ होने स्टार्ट हो जाए उसको हम बोलते हैं नेक्रोस स्ट्रोक। इट इज सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन ड्यू टू डिस्ट्रप्शन। ये वही है कि जैसे ही थ्रोम्बस अटैक होगा, थ्रोम्बस अटैकेगा, मतलब थ्रोम्बस कहीं भी ब्लड वेसल्स के अंदर फंस जाएगा, उसके बाद क्या होगा, आगे की ब्लड सप्लाई बंद, और जैसे ब्लड सप्लाई बंद तो ब्रेन के जो फंक्शंस है वो अल्टर्ड हो जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है कि अगर ब्रेन को कुछ देर के लिए ऑक्सीजन ना मिले या ब्लड सप्लाई ना मिले तो सबसे पहले ब्रेन के अंदर ब्रेन की जो फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज होती है वो होती है। क्यों? क्योंकि ब्रेन के अंदर एक तो
ग्लूकोज का स्टोरेज नहीं होता, दूसरा उसको कंटिन्यूअस एनर्जी के लिए ऑक्सीजन और ब्लड की आवश्यकता होती है, तो जिसकी वजह से उसको क्या होता है कि कुछ देर के लिए भी अगर ब्लड सप्लाई रोक दी जाए तो उसके अंदर मतलब फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज तय है, मतलब वो फंक्शनल उसका जो ब्रेन के फंक्शंस है वो एबनॉर्मल हो जाएंगे। अब इसके भी दो टाइप होते हैं, हमारा इस्कीमिक अटैक जो होता है वो दो टाइप से होता है, एक होता है थ्रोम्बोटिक और एक होता है एम्बोलिक। थ्रोम्बोटिक क्या होता है कि कोई प्लाक है, कोई कोलेस्ट्रॉल का है या फिर फैट डिपोजिशन है, वो एक जगह पे है, ब्लड वेसल्स के अंदर एक जगह पे रुका हुआ है, उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक, यानी कि 61% ये होता है। एम्बोलिक क्या होता है कि वही थ्रोम्बस या वही प्लॉक निकल के ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो में हो जाए, यानी कि फ्लो में आता हुआ क्लोट जो होता है उसको हम एम्बुलस बोलते हैं। और थ्रोम्बस क्या होता है कि वो एक जगह अगर बना हुआ है कि जैसा कोरोनरी आर्टरी में या फिर हम कैरोटिड आर्टरी के अंदर देखें कि ट्यूनिका इंटीमा के अंदर कोई प्लग फॉर्मेशन हो रखा है या फैट का डिपोजिशन हो रखा है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बस। अगर वही उस वेसल्स को क्रॉस करके और हमारा क्या हो जाए ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं एम्बोलिक। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये एक वीडियो है जिसके अंदर वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम बात करते हैं इसके कोजेस की, किसके कोजेस क्या क्या होते हैं। तो कोजेस में सबसे पहला है लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, यानी कि जो हमारी लार्ज आर्टरी होती है उनके अंदर अगर स्ट्रोक हो जाए, उनके अंदर हमारा थ्रोम्बस या एम्बोलिस फॉर्मेशन हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है, जो अटैक होता है या जो स्ट्रोक आता है उसको हम बोलते हैं लार्ज आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक, यानी कि लार्ज ब्लड वेसल्स के अंदर अटैक की वजह से 20% स्ट्रोक आने के चांसेस होते हैं। और ये क्यों होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि आर्टरीज के अंदर या ब्लड वेसल्स के अंदर फैट का डिपोजिशन होना, उसको हम बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। अब इसके अंदर है कि ये कॉमनली जो होता है, या कि हम कहें कि जो कौन कौन सी लार्ज आर्टरी है जिनके अंदर कॉमनली ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, तो वो हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और मिडिल सेरिब्रल आर्टरी ये क्या होती है, हमारी मेजर ब्लड वेसल्स होती है किसकी, ब्रेन की। तो इनके इनमें ब्लॉकेज की वजह से हमारा 20% स्ट्रोक आता है। ये 20% क्यों है जबकि ये मेजर है, इसके अलावा भी क्या होता है, इनके अलावा इसके अंदर कोलेटरल्स होते हैं, तो इसकी वजह से अदर कोलेटरल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, इसलिए इनको इसके अंदर क्या होता है इंटरनल कैरोटिड और मिडिल सेरिब्रल की वजह से 20% स्ट्रोक के चांसेस होते हैं। सेकंड वन है स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, यानी कि SPATS स्पॉट्स, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोसिस स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, ये 25% होता है और इसको हम लैक्यूनार स्ट्रोक भी बोलते हैं। इसको लैक्यूनार स्ट्रोक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे पार्ट में क्या होता है, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स जाती है, अगर किसी एक आर्टरी के अंदर अगर थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया तो उस वो फाइनली स्मॉल आर्टरीज तो ऑलरेडी हैं, तो और ये क्या होंगे जहाँ पे खत्म होंगी वहां पे उससे आगे कोई कोलेटरल्स मिलेंगे नहीं, तो ये जहाँ पे जिन्होंने अटक कोई थ्रोम्बस अगर लास्ट स्मॉल आर्टरी में अटक गया तो उसके आगे नेक्रोसिस हो जाएगा, जहाँ पे नेक्रोसिस होगा वो धीरे धीरे वो एरिया नेक्रोटाइज होने के बाद खाली हो जाएगा। जब हम इसको जो एरिया खाली हो गया या जहाँ पे सेल डेथ हो गई, जब हम उसकी MRI करवाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं, और वो छोटे छोटे गड्ढे क्या, उनको हम बोलते हैं लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है कि हमारी जो झील होती है, झील टाइप का वैसे गड्ढे मिलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लैक्यूनार स्ट्रोक, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे हमें क्या होंगे, दिखाई देंगे। थर्ड वन हमारा है कार्डियोजेनिक, यानी कार्डियोजेनिक स्ट्रोक क्या होता है कि हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से, यानी हार्ट में प्रॉब्लम की वजह से ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो उसको हम बोलते हैं कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, और 20% केसेस का ये होता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है इसमें क्या कौन सा था हमारा, कि जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है वो हमारा SPATS स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, वो 25% होता है, वो नॉन कोज के साथ मैक्सिमम होता है, और जबकि कार्डियोजेनिक होता है वो 20% है। और ये क्यों होता है कि हार्ट की वजह से ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिले उसकी वजह से, तो ये क्या होता है ड्यू टू कार्डियक एरिथमियाज। हम बात करते हैं एट्रियम फिब्रिलेशन की, यानी एट्रियल फिब्रिलेशन की। उसमें क्या होता है कि हमारे एट्रिया जो होता है मतलब एट्रियम के अंदर ब्लड स्ट्रेसिस होता है, और स्ट्रेसिस की वजह से वहां पे थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है। जब थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है तो वो एट्रियम से निकल के वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से निकल के वो क्या किस में जाता है, हमारा कोरोनरी कैरोटिड आर्टरी में, और कैरोटिड आर्टरी में जाके वो क्या कहीं ना कहीं पे क्या करता है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन करता है। वो जैसे वो थ्रोम्बस अटकेगा, वो जो थ्रोम्बस फॉर्म हुआ है वो अटकेगा और वो धीरे धीरे क्या करेगा, हाइपोक्सीमिया करेगा, हाइपोक्सिया करेगा और नेक्रोसिस को लीड करेगा, और क्या करेगा, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक, यानी कि हार्ट की वजह से ब्रेन को डैमेज होता है। इसका एग्जांपल है एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है कि ब्लड स्टेसिस होने लग जाता है, यानी कि हार्ट आर्टरियम जो होता है केवल धड़कता है, मतलब वाइब्रेट करता है, उसके अंदर से ब्लड पंप नहीं होता, तो जब पंप नहीं होगा ब्लड वहां रुकेगा तो उसके अंदर क्या होगा,
कि थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होगा, और यही थ्रोम्बस क्या लीड करता है, कार्डियोजेनिक स्ट्रोक। फोर्थ वन है क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक। क्रिप्टो का मतलब होता है जिनके बारे में अभी तक कोई रीजन नोन नहीं है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके नोन रीजन नहीं होते, मतलब उसका कोई ही भी रीजन हमें मालूम नहीं है कि ये किस वजह से हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक, अननोन केसेस कोजेस की वजह से। और मैक्सिमम जो होता है वो अननोन कोज ही होता है, लेकिन नॉन कोज के साथ SPATS होता है, स्मॉल पेनिट्रेटिंग आर्टरी थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक, और जबकि नॉन केसेस के साथ कौन सा होगा, क्रिप्टोजेनिक स्ट्रोक 30%। उसके बाद में अदर कोजेस की वजह से जो स्ट्रोक होता है उसको, उसमें है ड्रग्स, कि किसी ड्रग की वजह से स्ट्रोक हो जाए, और माइग्रेन की वजह से स्ट्रोक होता है। तो ये हमारे थे अदर कोजेस के अंदर। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक की, स्ट्रोक होता कैसे है। तो स्ट्रोक में जो होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन, कि सबसे पहले क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, या तो वो एम्बुलस हो या थ्रोम्बस हो। उसके बाद में जैसे वो होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो क्या होगा, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन टिश्यू। और जैसे थ्रोम्बस हुआ, ब्लड को, ब्रेन को ब्लड सप्लाई बंद। जैसे ब्रेन सप्लाई बंद, तो हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या करेंगे, अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। जब उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वो क्या करेंगे, उस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देंगे। और आपको भी पता है कि जब अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अगर नॉर्मल बॉडी में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है तो हमारी बॉडी टायर्ड हो जाती है, थक जाती है। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, तो लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से एक तो लैक्टिक एसिड एसिडोसिस हो जाएगा, दूसरा उसकी ATP डिक्रीज हो जाएगी। उसके पास ATP नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ATP फॉर्मेशन नहीं होगा, तो क्या होगी, एक तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन हो गया, और दूसरा ATP डिक्रीज हो गई। और जैसे ATP लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो एसिडोसिस होगा, और लैक्टिक एसिडोसिस होगा, जिसकी वजह से पीएच जो है चेंज होगी। और आपको भी पता है कि अगर पीएच में चेंजेस होता है तो हमारी सेल्स क्या होंगी, धीरे धीरे मरने लग जाती है। तो उसकी वजह से क्या होगा, न्यूरॉन सेल फंक्शन स्टॉप। और हमारे जो न्यूरॉन होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, उनको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी चेंजेस होता है तो वो क्या करना, फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। तो उसको हम बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। तो ये हमारी टोटल थी पैथोफिजियोलॉजी स्ट्रोक की। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई। उसके बाद में हमारा जो न्यूरॉन्स थे उन्होंने अनाएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट किया। उसके बाद में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और ATP डिक्रीज होती है। उसके बाद में क्या होगा कि पीएच चेंज हो जाएगी, और जैसे पीएच चेंज होगी तो हमारे न्यूरॉन्स की डेथ हो जाएगी, जिसकी वजह से फंक्शन स्टॉप हो जाएंगे। तो ये थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रोक। अब हम बात करते हैं वार्निंग साइन ऑफ स्ट्रोक। ये जो पिक्चर दिखाई दी है इसमें हमारे वार्निंग साइंस है कि कौन कौन से वार्निंग साइंस होते हैं। तो पहला है फेस ड्रूपिंग, यानी कि फेस जो है एक साइड से लटक जाएगा, कि राइट साइड का अगर स्ट्रोक हुआ है तो लेफ्ट साइड का फेस लटक जाएगा, लेफ्ट साइड में स्ट्रोक हुआ है तो राइट साइड का फेस लटक जाएगा। तो फेस ड्रूपिंग होगी। आर्म वीकनेस होगी, एक साइड का आर्म जो है वो वीकनेस होगी। स्पीच डिफिकल्टीज, वो बोल नहीं पाएगा पेशेंट जो है, उसके अंदर जैसे किसी ब्रेन के पार्ट को प्रॉब्लम होगी तो स्पीच डिफिकल्टी होगी। अनएक्सप्लेन डिजीनेस, उसको क्या होगा, चक्कर आने लग जाएंगे, उसको कोई पता नहीं उसको क्यों आ रहे हैं, लेकिन उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उसको चक्कर आता रहेगा। ये हमारा सीवियर हेडेक होगा। उसके बाद में होता है ब्लड विजन, कि उसको उसका विजन जो होता है वो ब्लड हो जाएगा, यानी उसको साफ नहीं दिख पाएगा कि वो उसको हो क्या रहा है। उसको लगेगा कि वो यहाँ खड़ा है, वो यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, उसको वो कंफ्यूजन की स्टेट में रहेगा। तो ये थे हमारे वार्निंग साइन। उसके बाद में हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, उसके साइन सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में है, अगर राइट हेमिस्फीयर का स्ट्रोक होता है तो सिम्टम्स लेफ्ट साइड में आएंगे और वाइस वर्सा। उसका मतलब है कि हमारे अगर लेफ्ट साइड में फिर स्ट्रोक होगा तो सिम्टम्स राइट साइड में आएंगे। ये तो हो गया हमारा कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए। हम बात करते हैं कि इसके कॉमन साइन सिम्टम, तो उसमें क्या होगा, नमनेस होगी, वीकनेस होगी फेस के अंदर, आर्म के अंदर और लेग के अंदर। नमनेस और वीकनेस फेस के अंदर, आर्म के अंदर और लेग के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगी, वीकनेस। कंफ्यूजन होगा, पेशेंट है जो कंफ्यूज रहेगा कि चल क्या रहा है मेरे साथ, ये हमेशा उस बात में कंफ्यूजन उसको होगा। उसमें होगा चेंज इन मेंटल स्टेटस, उसका मेंटल स्टेटस चेंज हो जाएगा, वो बैकी सी बातें करने लग जाएगा, और जो नॉर्मल जैसा बिहेवियर नॉर्मल पर्सन करता है वैसा बिहेवियर नहीं करेगा। उसके अलावा उसको क्या होगा, विजुअल डिस्टर्बेंस होगा, उसके देखने में क्या होगी, उसकी प्रॉब्लम होगी, तो उसको हम बोलते हैं विजुअल डिस्टर्बेंस। और उसमें क्या होगा, उसको हेमिनोप्सिया का मतलब क्या होता है कि उसका हाफ विजन लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर जो वो 180 डिग्री देख सकता है तो उसका हाफ विजन जो होता है वो लॉस हो जाएगा। ब्लड विजन हो जाएगा, जब भी हमने देखा था कि ब्लड विजन में क्या होता है कि उसको पर्टिकुलर एग्जैक्ट शेप और साइज का फर्क नहीं मालूम होता, और उसको डिप्लोपिया यानी कि डबल, एक आदमी डबल दिखेगा, वो जिसको एक ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, उसकी डबलिंग हो जाएगी यार, उसको डबल दिखेगी उसमें। उसके बाद होता है डिस्फेजिया, उसको क्या होगा कि ये डिस्फेगा नहीं है, डिस्फेजिया है। इसमें क्या होता है, उसको निगलने के अंदर, डिग्लूटिनेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया, यानी कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको निगलने में प्रॉब्लम होगी।
वो, और उसको क्या होगा, अटेक्सिया होगी, अटेक्सिया होगा और डिफिकल्टी इन वॉकिंग। अटेक्सिया और डिफिकल्टी इन वॉकिंग उसको कॉमन है, क्योंकि जैसे हमारे अपर मोटर न्यूरॉन और लोअर मोटर न्यूरॉन के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, तो अटेक्सिया और वॉकिंग डिस्टर्बेंस होता है वो कॉमन होता है। उसके बाद में आता है मोटर डेफिशिएंट, कि अगर किसी मोटर रीजन के अंदर डैमेज हुआ तो उसकी वजह से उसको मोटर डेफिशिएंट होगा। हेमीपैरेसिस यानी कि हेमीप्लेजिया और एक होता है हेमीपैरेसिस। हेमीप्लेजिया के अंदर क्या होता है, हाफ साइड की बॉडी कंप्लीट पैरालिसिस हो जाती है, लेकिन हेमीपैरेसिस में क्या होता है कि उसके अंदर वीकनेस रहती है, उसके अंदर वो मूव कर सकता है लेकिन इतना प्रॉपर मूव नहीं कर सकता जितना कि किसी काम को करने के लिए जितनी एबिलिटी उसको किसी काम को करने के लिए चाहिए उतनी एबिलिटी हेमीपैरेसिस के अंदर नहीं रहती। हेमीप्लेजिया का मतलब हाफ पैरालिसिस, हाफ बॉडी पैरालिसिस। डिसआर्थरिया का मतलब होता है कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, यानी आर्थ्रोज जो होते हैं, हमारे जॉइंट्स जो होते हैं उनके अंदर पेन होने लग जाएगा, यानी उसको हम बोलते हैं डिसआर्थरिया। वर्बल डेफिशिएंट, यानी कि पेशेंट क्या होगा, उसको वर्बली इतना प्रोनाउंसिएशन उसका करेक्ट नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं वर्बल डेफिशिएंट। उसको क्या हो जाएगा, एफेजिया। एफेजिया यानी कि उसके लॉस ऑफ स्पीच, यानी कि वो बोल नहीं पाएगा। अब वो बोल क्यों नहीं पाएगा, उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो उसको क्या हो, रिसेप्टिव एफेजिया हो। रिसेप्टिव एफेजिया का मतलब क्या है, रिसेप्टिव यानी कि वो रिसीव नहीं कर पाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे तो उसको हम बोलेंगे रिसेप्टिव एफेजिया। मेरे बोलने के बाद आप समझ नहीं पा रहे, वो है रिसेप्टिव। लेकिन आप बोल सकते हो, आप बोल सकते हो, समझ नहीं पा रहे, वो है रिसेप्टिव। आप समझ सकते हो लेकिन बोल नहीं सकते, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव एफेजिया हमारे ब्रोकाज सेंटर में, ब्रोकाज एरिया जो होता है ब्रेन का, उसके अंदर प्रॉब्लम की वजह से होता है एक्सप्रेसिव। और रिसेप्टिव होता है हमारा वर्निक्स एरिया जो होता है, तो वर्निक्स एरिया में प्रॉब्लम की वजह से हमारा हम क्या होता है कि पेशेंट जो कोई सामने वाला बोलता है उसको पेशेंट समझ नहीं पाता, वो है रिसेप्टिव। और अगर पेशेंट समझ रहा है लेकिन बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेसिव एफेजिया। तो ये होता है वर्निक्स में और ये होता है किसके अंदर, ब्रोकाज के अंदर। अब आता है हमारा डायग्नोसिस। हमने डायग्नोसिस में क्या होता है कि हम क्या करेंगे, उस पेशेंट का सीटी स्कैन करवाएंगे। तो सीटी स्कैन क्यों करवाते हैं, हम पहले ये डायग्नोस करते हैं कि उस पेशेंट को एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। और एनसीसीटी को हम फर्स्ट चॉइस क्यों मानते हैं, ये कि मान लो अब आपके पास एक पेशेंट आया और पेशेंट है स्ट्रोक का। अब आपको उसका ट्रीटमेंट करना है, तो आप उसको क्या ट्रीट करोगे, इसमें ट्रीटमेंट दो होते हैं कि आपको उसका हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करना है या उसको इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करना है। तो अगर हमने मान लो कि हमने उसको माना कि ये पेशेंट, सपोज दैट इफ ए पेशेंट नियर बाय यू, और आपने उस पेशेंट को देखा, पेशेंट अगर आपने उसको ट्रीटमेंट से स्टार्ट किया हेमरेज के हिसाब से कि इसको हम मान लेते हैं इसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, और हमने इसको स्टार्ट और आपने उसको हेमरेजिक स्ट्रोक के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया। अब उसको हेमरेजिक स्ट्रोक के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट में आपने क्या दिए, एंटीकोगुलेंट्स दिए। अब एंटीकोगुलेंट्स देने की वजह से उसके जो पहले हेमरेज था आपने प्रॉब्लम और इंक्रीज कर दी। तो पहले हम ये डायग्नोस करते हैं कि एक्चुअल उस पेशेंट को थी क्या। तो जैसे हम सीटी करेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा, अगर उसको हेमरेज होगा तो ठीक है, अगर अदरवाइज सीटी नॉर्मल आएगी। सीटी नॉर्मल आ रही है और सिम्टम उसको किसके हैं, स्ट्रोक के, तो हम क्या करेंगे, उसको इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट देंगे, ना कि हेमरेजिक स्ट्रोक का। अगर उसको हेमरेज हो रखा है तो हम उसको फिर हेमरेजिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट देंगे, फिर हम उसको इस्चेमिक स्ट्रोक का ट्रीटमेंट नहीं देंगे। हम फिर क्या करवाएंगे, ईसीजी करवाएंगे कि अगर उसको प्रॉब्लम ब्रेन से रिलेटेड है या फिर हार्ट से रिलेटेड है, यानी कार्डियोजेनिक प्रॉब्लम है या फिर ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है। एमआरआई करवाएंगे, एमआरआई फिर ये लेटर ऑन होता है कि उसके बाद में हम फिर सेरिब्रल एंजियोग्राफी करवाएंगे। ये तो बाद के प्रोसीजर होते हैं, पर हमारा सबसे मेन जो होता है वो एनसीसीटी होता है। एक तो ये भी होता है कि एनसीसीटी जो होती है वो लेस टाइम के अंदर हो जाती है, इसको करने के लिए कुछ नहीं होता, विद इन 10 मिनट में आप इस एनसीसीटी परफॉर्म कर सकते हो और डायग्नोस कर सकते हो कि इस पेशेंट को एक्चुअल है क्या। जबकि इनके करने के लिए इनको बहुत सारे प्रिकॉशंस की जरूरत होती है, लैब की जरूरत, कैथ लैब की जरूरत होती है, इसलिए हमें ये करने में बहुत टाइम लग सकता है, तब तक पेशेंट की जान जा सकती है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एनसीसीटी फर्स्ट चॉइस मानते हैं। उसके अलावा फिर हम लैब टेस्ट वगैरह सब करवाते हैं। अब आता है कि न्यूमोनिक क्या है, कि हम इसको कैसे डायग्नोस करें। तो उसको डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक न्यूमोनिक होती है बी फास्ट, यानी कि बी से हम क्या चेक करेंगे, बैलेंस को, कि पेशेंट का जो बैलेंस है वो अटैक्सिक है या फिर नॉर्मल है। आई में हम विजुअल डिस्टर्बेंस को चेक करेंगे। और एफ होता है फेस, हम फेस को क्या, फेस में क्या देखेंगे, अगर फेस में सिमेट्री है या एसिमेट्री है। उसके बाद आर्म को चेक करेंगे कि हेमिपेरेसिस है या नॉर्मल है। स्पीच में डिफिकल्टी इन स्पीच है या नॉर्मल है। टी में हम टाइम को चेक करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि सेल की कॉल हमें, जैसे टी में हम क्या करेंगे, टाइम, कि पेशेंट के लिए क्या होता है, टाइम इंपॉर्टेंट होता है, तो हम तुरंत उसको कहाँ ले जाएंगे, इमरजेंसी के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद में आता है हमारा मैनेजमेंट, कि हम क्या मैनेज करेंगे उसके लिए।
तो सबसे पहला होता है कि हमें जो है इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर हमें उस, उस पेशेंट को क्या करना है, थ्रोट जो हमारा क्लोट था उस क्लोट को डिजोल्व करना है, और क्लोट को डिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, थ्रोम्बोलाइसिस देंगे। थ्रोम्बोलाइसिस क्या होता है, जो क्लोट को डिजोल्व करते हैं, और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एल्टीप्लेज। एल्टीप्लेज जो होता है हमें विद इन 4.5 आवर्स यानी कि हमें 4.5 घंटे के अंदर एल्टीप्लेज या थ्रोम्बोलाइसिस का ट्रीटमेंट देना होता है। अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो फिर इस ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बाद जैसे ही फिर पेशेंट के अंदर वर्सनिंग सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसलिए होता है इंजेक्शन एल्टीप्लेज जो होता है सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है थ्रोम्बोलाइसिस में इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर। तो विच डिजोल्व ब्लड क्लोट्स एंड रिस्टोर ब्लड फ्लो टू द ब्रेन। ये क्या करेगा, जो हमारा क्लोट था उस क्लोट को डिजोल्व करेगा और हमारी जो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुई थी उसको कंटिन्यू करेगा। मोस्ट इफेक्टिव स्टार्ट, और ये कब इफेक्टिव होता है सबसे ज्यादा, जब हम इसको विद इन 4.5 आवर्स के अंदर दे देते हैं। उसके बाद में आता है थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बेक्टमी में क्या होता है कि हम क्लोट को क्लोट को हटाते हैं, और ये क्या होता है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम ब्लड वेसल्स को ओपन करके और फिर क्लोट को रिमूव करते हैं। ये लेटर ऑन प्रोसीजर होते हैं जिनको करने में टाइम लगता है, इसलिए हम सबसे पहले उसको मेडिकली ट्रीट करते हैं। तो ये था हमारा थ्रोम्बेक्टमी। थ्रोम्बोक्टमी के बाद में हम करते हैं उसको हम क्या करेंगे, एस्पिरिन और अदर एंटीप्लेटलेट्स देंगे। एस्पिरिन स्ट्रेट हैविंग एन इस्चेमिक स्ट्रोक, ये मतलब हम इसको क्या करेंगे, एस्पिरिन और एंटीप्लेटलेट्स हम क्यों देते हैं, ये क्या करेंगे, उस फर्दर जो कोगुलेशन होता है या जो ब्लड का क्लोट है उसको डिसोल्व करती है। और एस्पिरिन का जो काम है कि पेन किलर, एस्पिरिन पेन किलर होती है, एंटी प्लेटलेट्स होती है, इसलिए पेन को भी कम कर देगी, और दूसरा ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेगी जिसकी वजह से क्लोट का फॉर्मेशन नहीं होता। अदर एंटी प्लेटलेट्स मेडिसिन जो होती हैं वो यूज लेटर, ये तो होती है इनिशियल कि जब हम शुरू में देते हैं, बाद में कौन कौन सी यूज करते हैं, क्लोपिडोग्रिल और डाइपाइरिडामोल, यानी कि हम क्या क्या यूज करेंगे, डाइपाइरिडामोल और क्लोपिडोग्रिल। उसके बाद में हम देते हैं एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट्स क्या होते हैं, जो हमारा कोगुलेशन हुआ है उस कोगुलेशन के एंटी काम करे, मतलब उसके अपोजिट काम करे, कोगुलेशन को जमने से रोके, उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। तो उसमें आती है हमारी रिड्यूस रिस्क डेवलपिंग न्यू ब्लड क्लोट्स इन फ्यूचर, कि हमारे जो फ्यूचर के अंदर ब्लड क्लोट्स को बनने से रोकती हैं उसको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट्स। वारफेरिन है, अपिक्सावेन है, डेविटाग्रेन है, एडोक्सावेन है, ये हमारे किसके अंदर आती है, एंटीकोगुलेंट्स के अंदर। हिपेरिन कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म, हिपेरिन हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कि ब्लड प्रेशर मेडिसिन, कि ब्लड प्रेशर को हमारे ज्यादातर स्ट्रोक जो होते हैं वो क्या होते हैं कि हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। हाइपरटेंशन में जब क्या होता है कि ब्लड वेसल्स जो होती है वो डायलेट होने लग जाती है, और उनके अंदर वो धीरे धीरे डायलेट होंगी तो उनकी वेसल्स की वॉल जो होती है वो थिन हो जाती है और वो फट जाती है, उसकी वजह से हमारे स्ट्रोक होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट वन होता है हमारा ग्लूकोज कंट्रोल करना, और उसके बाद ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। तो उसके लिए हम थायजाइड डायूरेटिक्स देंगे, एसी इनिबिटर्स देंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, अल्फा ब्लॉकर्स देंगे और बीटा ब्लॉकर्स देंगे। ये हमारा था कि उसको ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम इस कैटेगरीज की ड्रग देंगे। उसके बाद में आता है स्टेटिन्स। स्टेटिन्स क्या करती है, हमारे जो ब्लड होता है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होगा तो उसके बाद में क्या होगा कि फर्दर एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस कम होंगे, जिसकी वजह से हमारा क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल है एट्रोवास्टेटिन। उसके बाद में आता है कि हमने अभी जो एल्टीप्लेज दी थी वो किस कैटेगरी के अंदर आती है, टीपीए के अंदर, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के अंदर। और ये हमारा है कि हम बात करें कि जो टीपीए काम कैसे करती है, एक्शन ऑफ रिकम्बाइंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर की एक्शन ऑफ आरटीपीए। तो ये कैसे काम करते हैं, ये टीपीए जो होता है वो फिब्रिन को बाइंड कर लेता है। जब फिब्रिन बाइंड हो जाएगा तो फिब्रिन क्या होता है, क्लोट जो होता है उसको फॉर्म करता है। तो जैसे इसको बाइंड करेगा तो क्या होगा, प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे प्लाज्मिन के अंदर कन्वर्ट होगा तो प्लाज्मिन क्या करता है, क्लोट को, जो हमारा क्लोट होता है उसको गला देता है, यानी कि स्टिमुलेट फिब्रिनोलाइसिस, जो हमारा फिब्रिन होता है उसको गला देगा, और जैसे फिब्रिन होगी नहीं होगा तो क्लोट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये हमारा कि कैसे टीपीए जो होता है वो कैसे वर्क करता है। अब हम बात करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस को, जो आज का सबसे हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है, इनइफेक्टिव सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन, यानी कि हमारे टिश्यू के अंदर क्या हो गया, परफ्यूजन जो पर क्या होता है कि ब्लड सेल्स जो होती हैं या टिश्यू जो होते हैं उनको ब्लड सप्लाई मिलना, और वो क्या हो जाए, इनइफेक्टिव हो जाए, यानी कि सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन जो है वो इनइफेक्टिव हो जाए। तो और वो भी क्यों, रिलेटेड टू डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो, थ्रोम्बस की वजह से, किसी भी वजह से अगर हमारा सेरिब्रल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज होगा।
और हम उसको कैसे कि एज एविडेंस बाय कोग्निटिव फंक्शन इम्पेयरमेंट। सबसे पहले क्या हुआ हमारा, हमने देखा कि उस पेशेंट का जो सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन है वो गिर गया, यानी इफेक्टिव नहीं है या डिक्रीज हो गया। क्यों हो गया? रिलेटेड टू डिक्रीज सेरिब्रल ब्लड फ्लो। और ये क्यों हो गया? किसी थ्रोम्बस की वजह से या एम्बुलस की वजह से। एज एविडेंस बाई, और इसका हमें कैसे पता लगा, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके कोग्निटिव फंक्शंस जो है उनके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। वो पेशेंट अच्छे से, उसके कोग्निशंस जो है अच्छे से सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उसकी मेमोरी के अंदर प्रॉब्लम हो गई। तो ये इन सबको पता आइडेंटिफाई करके हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि उसके जो सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन है वो डिक्रीज हो गया। सेकेंड वन है इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी। इम्पेयर्ड फिजिकल मोबिलिटी क्यों? रिलेटेड टू हेमीपैरेसिस। हेमीपैरेसिस हमने बात की थी कि उसकी फिजिकल मोबिलिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और क्यों? क्योंकि उसके हाथ वन साइड हाफ बॉडी जो है, हेमी के अंदर मतलब होता है हाफ, उसके हाफ बॉडी के अंदर क्या हो गई है? वीकनेस आ गई है, कमजोरी है। तो उसकी वजह से उसकी बॉडी अच्छे से वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी। और उसको हम कैसे करते हैं? एज एविडेंस बाय फीलिंग वीकनेस इन लिम्ब। एज एविडेंस बाय फीलिंग वीकनेस इन लिम्ब, कि उसके हाथ पैरों के अंदर क्या हो गई? वीकनेस आ गई है। उसके बाद में नेक्स्ट वन है इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि वो अच्छे से बात, वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाएगा। रिलेटेड टू सेरिब्रल इंजरी एज एविडेंस बाय स्लर्ड स्पीच, यानी कि सेरिब्रल इंजरी की वजह से उसकी कम्युनिकेशन इम्प्रॉपर हो गया। और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एज एविडेंस बाय स्लर्ड स्पीच, यानी उसकी स्पीच जो है वो स्लरिंग हो गया, उसकी स्पीच जो है स्लरिंग स्पीच है, तो उस वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर आता है कि सेल्फ केयर डेफिसिट रिलेटेड टू लॉस ऑफ एबिलिटी, यानी कि उस पेशेंट की जो सेल्फ केयर मतलब वो खुद अपना वर्क जो होता है उसको परफॉर्म नहीं कर पाएगा। रिलेटेड टू लॉस ऑफ एबिलिटी टू यूज ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब अपने एक्सट्रीमिटीज को यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? उसको अभी हमने पढ़ा कि उसको क्या हो गया है? हेमीपैरेसिस और हेमीप्लेजिया। तो उसकी वजह से उसकी केयर करने की, सेल्फ केयर जो करने की जो कैपेसिटी है वो डेफिसिट होगी। और हम उसको AEB का मतलब है एज एविडेंस बाय डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर स्मॉल वर्क, कि वो छोटे छोटे कामों के लिए भी क्या होगा? किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो ये था हमारे डायग्नोसिस। इन सबके हमारे को क्या लिखना है? अकॉर्डिंग टू इनके प्रॉब्लम हमें सबके इंटरवेंशन लिखने हैं। तो यहाँ तक था हमारा स्ट्रोक। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे वो हमारा है ब्रेन डिसऑर्डर्स, वो ब्रेन इंजरी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ए गुड लिसनर इज ऑलवेज गुड लर्नर, कि जो अच्छा सुनेगा वो एक अच्छा सीखेगा। तो आज के लिए यही तक, थैंक यू सो मच।